तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की इस क्लास में फिर से एक बार आते हैं और अपनी क्लास को अच्छे से करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। और हमारा देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी। अब आपको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भूल ही नहीं सकते आप। अगर आपसे पूछा जाए फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर, ठीक है, इन सब की स्थापना किसने की थी, तो फा ने की थी। फा मतलब फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मतलब फिरोजबाद से फिरोज शाह तुगलक, फतेहपुर से फिरोज शाह तुगलक, फिरोजपुर से फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के शासक थे, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में इन शहरों की स्थापना की थी। ठीक है, कभी 14वीं शताब्दी में स्थापना की थी, आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में अपनी राजधानी के रूप में फिरोजाबाद की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, जौनपुर की स्थापना किसने की थी। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन एक बार में भी पूछ लिया और ऐसे अलग अलग भी पूछ लेता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाई हूँ पूरा एक में ही दे दी, जिससे कि आपको एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन अलग से भी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो भी आपको क्या बताना है, फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। किसकी, जौनपुर की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक था। ठीक है, तुगलक वंश के शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख निर्माण थे जैसे कि फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, इन सब शहरों का भी निर्माण किया। उसके अलावा इन्होंने कुआं, पुल, बांध, इन सभी का भी निर्माण किसके द्वारा हुआ, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने अधिकारियों का वेतन बढ़ाया, गैर कानूनी कारों को समाप्त किया, रोजगार कार्यकाल अस्पताल की स्थापना की, जिसे दारुल सफ़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए कुछ कर भी थे। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि जाकात, खम्स, जजिया, खराज, ये सारे टैक्स भी किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुए। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिरोज शाह तुगलक से जितने भी प्रमुख क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस शहर को सिराजे, ठीक है, सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है। तो भाई सिराजे हिंद के रूप में किसे जाना जाता है, तो फिरोज किसको, जौनपुर को। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आपसे ना। क्वेश्चन यहाँ पे कह दिया आपसे कि किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है, तो जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर को हम किसके नाम से जानते हैं, सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरहिंद शहर को श्रींज हिंद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और श्रींज के आकार और महत्व के कारण इसे श्रींज हिंद के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार ख्वाजा जलालुद्दीन मोहम्मद सरहिंदी के अनुसार इस शहर की भूमि से संबंधित है, जिसके कारण इसे श्रींज हिंद के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया है। भाई सैन्य सेवा को वंशानुगत किसने बनाया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। यानी कि दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया। उसने न केवल इक्तादार प्रथा को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्होंने वंशानुगत भी बनाया, सैनिकों को वंशानुगत भूमि भी दी थी, सैनिकों की भर्ती का भी वंशानुगत बनाया। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या कितनी है, तो 1,80,000 इनके दासों की संख्या है। इनको संभालने के लिए सुल्तान ने एक स्थापना भी की थी। भाई कोई ना कोई तो संभालेगा, तो एक ऐसे दल टाइप का बनाया उन्होंने, जिसे दीवान ए बंदगान के नाम से जानते हैं। तो दास प्रांतों में भेजे गए थे। ठीक है, तथा शेष को केंद्र में रखा गया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
दासों को संभालने के लिए सुल्तान ने किसकी स्थापना की थी? तो दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। ठीक है, दासों को नगद वेतन, भूखंड दिए गए थे। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए भाई, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए। याद रखना है आपको इतनी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया और पदों को वंशानुगत बना दिया। सैनिकों की भर्ती और उनकी योग्यता की जांच पर उसे असर पड़ा, उनके अकॉर्डिंग उसे काम देना शुरू किया। खुम्स का 4/5 भाग फिर से सैनिकों को देने का आदेश दे दिया गया और कुछ समय बाद भयानक परिणाम सामने आया जो इस तरीके से था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। जो कार्य यहाँ पे मेंशन है, सारे कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुए। नेक्स्ट आपका है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन है? तो वो भाई कौन हो सकता है? सिकंदर लोधी हैं। ठीक है, कौन है? सिकंदर लोधी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खादान पर से जकात हटाया था। ठीक है, जकात को हटाने वाले यानी कि खादान से जकात को हटाया था, ऐसे सुल्तान का नाम बताना है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो थे उन्होंने खादान से जकात को हटाया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोधी ने अनाज पर से जकात को हटाया और उन्होंने एक फैसला भी किया था कि मक्के की कमी के कारण, ठीक है, ये फैसला लिया था। बाद में किसी भी सुल्तान ने इसे फिर से लागू नहीं किया। ठीक है, जब इन्होंने समाप्त कर दिया तो समाप्त करने के पश्चात किसी ने लागू नहीं किया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया है आपसे कि सुल्तानों में से कौन जिन्होंने अन्य के ऊपर से कर को समाप्त किया यानी कि टैक्स को समाप्त किया। तो सिकंदर लोधी ने किया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस और मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? ठीक है, यानी कि ऐसे सुल्तान का नाम पूछ रहा है जिन्होंने अरब, फारस और मध्य एशिया के विद्वानों को आमंत्रित किया था। तो आपको बताना है क्या? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी ने इन अरब और फारस और मध्य एशिया के विद्वानों को आमंत्रित किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? देखिए कालीबंगा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह घंगर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब ये कालीबंगा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे भी आते हैं, देखते हैं कि कालीबंगा से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा घंगर नदी के किनारे स्थित है, आपको मैंने बताया। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और ये किस प्रकार के भवन में पाए जाते हैं, यानी कि कालीबंगा में किस प्रकार के भवन पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कच्ची और पक्की ईंटों से बने भवन पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार का साक्ष्य पाया गया था? तो भूकंप के साक्ष्य पाया गया था, अग्निवेदी के साक्ष्य पाया गया था, जोते हुए खेत, ठीक है, जोते हुए खेत पाया गया था। तो ये सारे साक्ष्य पाए गए थे कालीबंगा में। कालीबंगा में कितने स्तरों में खुदाई की गई थी? तो टोटल 5 स्तर थे जहां पर कालीबंगा में खुदाई की गई थी।
किस प्रकार के जानवरों की हड्डियां पाई गई थी? तो ऊंट की हड्डी और हाथी के दांत। ठीक है, कालीबंगा के जब खुदाई हुई थी तो वहां पर जो जानवरों की हड्डियां पाई गई थी वो ऊंट की हड्डी थी और हाथी के दांत पाए गए थे। ठीक है, किस प्रकार की प्रथाओं का साक्ष्य पाया गया था? तो बलिदान प्रथा का साक्ष्य वहां पे पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में किस प्रकार के कंगाल पाए गए थे? तो बच्चे की खोपड़ी, 6 छेद वाली खोपड़ी, एक कंकाल जिसके बाएं घुटने पर खारदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान था। तो इस तरीके से कुछ निशान कालीबंगा में पाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कहाँ के थे भाई? देखिए, जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क के थे। कहाँ के थे भाई? तुर्क के थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली पर शासन किया और अफगान मूल का था। जलालुद्दीन खिलजी राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, और उनके भतीजे एक थे जिनका अलाउद्दीन खिलजी नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनका स्थान लिया और खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक को उखाड़ कर फेंकने के बाद सत्ता में आए और फिर दिल्ली में शासन किए, जिसका मूल जो था वो क्या था? तुर्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए क्या प्रयुक्त भाषा थी? तो भाई प्राचीन काल में जो शोध सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, और संस्कृत की बात अगर हम करते हैं तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये याद रखना है कि संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जो भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक माना जाता है। संस्कृत को भाषाओं की जननी माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा प्रयुक्त जो पहली धातु है वो है आपका कॉपर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर, जिसका सिंबल होता है Cu। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। देखिए, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो उनका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने जा रही हूँ आपको। पूरा लेख विद्या का अर्थ होता है शिलालेखों का अध्ययन। विज्ञान प्राचीन लेखन विशेषकर शिलालेखों का अध्ययन करता है, जिसमें उसकी पहचान, व्याख्या, ऐतिहासिक संदर्भों में उनका उपयोग को समझने में शामिल होता है। बात क्लियर हुई? तो इससे क्या मतलब, आपको जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पूरा लेख विद्या का क्या अभिप्राय है, तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। और शिलालेख का मतलब यहाँ उसकी पहचान करना, उसकी व्याख्या करना, उसके ऐतिहासिक संदर्भों को समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता कब प्राप्त हुआ था? तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ठीक है, यानी कि पहले हजरते आला की उपाधि अपना ली और फिर बाद में सुल्तान की उपाधि। ठीक है, तो सबसे पहले भाई क्या बात करेंगे हम यहाँ पर, इस कौन है ऐसे सुल्तान? तो आपको बताना शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी हैं जिन्होंने क्या किया भाई, पहले हजरते आला की उपाधि ली और बाद में सुल्तान की उपाधि को भी ले लिया। कह चलो भाई सुल्तान भी बनना है मुझे। ठीक है, तो उन्होंने यह उपाधि दक्षिण बिहार पर हमला करने के बाद बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराने के बाद धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की बात यहाँ पे की जा रही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। पाकिस्तान के आधुनिक पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की। ठीक है, जिससे इस प्राचीन सभ्यता की खोज हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। याद रखेंगे कब की है? 1921 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन मैम डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आए उससे पहले हम लोग कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। और भी क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की खोज मैंने बताया दयाराम सैनी ने की थी, ठीक है, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन की शुरुआत हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी, ठीक है, ये सारे वहाँ के प्रमुख स्थल थे। सिंधु घाटी सभ्यता का मेन मुख्य विशेषताएं क्या थी आपसे पूछा जाए तो नगरीय नियोजन यानी शहरीकरण करना, व्यवस्थित सड़कें, पक्की ईंटों से बने मकान, जल निकासी प्रणाली, मानकीकृत ठीक है, माप और वजन प्रणाली, ये सारी चीजें को लेकर उनका उद्देश्य चल रहा था। उसके बाद पूछा गया है भाई कि सिंधु घाटी के लोग किन चीजों का उत्पादन करते थे? कपास का, जौ का, गेहूं का, फल सब्जी और पशुधन का, इन सभी का उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सिंधु लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, अभी तक किसी ने भी उसे पढ़ नहीं पाया सही से, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल स्नान नगर, ठीक है, स्नान घर ग्रेट बाथ और विशाल अन्नागर, ठीक है, हाँ ठीक है, याद रखिएगा, विशाल स्नानघर और विशाल अन्नागार, ये दोनों सबसे बड़े भवन है मोहनजोदड़ो का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धातुओं का उपयोग करते थे? सभी को पता है कांच, तांबा और सोना का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वाणिज्य का क्या महत्व है? तो भाई क्या महत्व है? सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता है और इसकी व्यापार, ठीक है, मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्र के साथ होता था, ठीक है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट महत्व है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो ईंटों के बने घर पे यानी पक्की ईंट के बने घर पर, जिसमें अक्सर 2 या 2 से अधिक कमरे होते थे, ठीक है। तो ये भाई सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। बच्चे कुछ क्वेश्चन तो मैं डेली सीरीज में कराती ही रहती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास में घोतक निम्न में से कौन से थे? तो आपको बताना है मुद्राएं, ठीक है, मुद्राएं थी जो भाई सिंधु घाटी की खुदाई के तहत मिली थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो आपको बताना है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पुराना शहर था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी जो थे, शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि ली और बाद में सुल्तान किया, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजस्व की ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व है? तो भाई किस शासक ने उद्घोषित किया था? आपको बताना है बहलोल लोदी ने, ठीक है, बहलोल लोदी ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अफगान मूल के कौन थे? लोदी वंश थे। खिलजी कौन से मूल के थे? तुर्की थे, ठीक है। तो याद रखना है लोदी जो थे वो अफगान मूल के थे। भाई कहाँ के? अफगान मूल के थे। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था और इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की। लोदी वंश 1451 से लेकर 1536 तक शासन किया, यानी कि जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी थी? तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने वाले को हम सिकंदर लोदी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिकंदर लोदी कहते हैं। और 1489 से लेकर 1570 तक दिल्ली का सल्तनत पर इसने शासन भी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो भाई आगरा शहर की स्थापना तो मैम पूछिए ही ना, बिल्कुल मत पूछिए, क्योंकि हम बता देंगे आपको। कितने लोग आगरा जा चुके हैं?
कमेंट करके बताएंगे आप लोग कितने लोग हैं जो आगरा जा चुके हैं ताजमहल को देखने। ठीक है, जब मैं कभी ताजमहल नहीं देखी थी तो जब मुझे ये बात पता चली कि ताजमहल बनाने वाले मिस्त्री का हाथ काट दिया गया था, तो मैं सोची ऐसा क्या है ताजमहल में जो उसने बनाने के बाद अपना हाथ भी कटवा दिया। मतलब फ़ोटो में देखने पे और रियल में देखने में बहुत अंतर है, लेकिन रियली अपने आप में ताजमहल बहुत ही खूबसूरत इमारत है। ठीक है, तो भाई ताजमहल की बात करें तो आगरा ताजमहल की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 504 ईस्वी में कब किया था? 504 ईस्वी में किया था। उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और शहर का विकास किया, और बाद में मुगल बादशाह बाबर ने भी आगरा को महत्व दिया और कई सारी इमारतें भी बनवाई। ठीक है, जिसमें से ताजमहल सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, लेकिन 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 ताजमहल किसने बनवाया अगर ये पूछा जाए तो शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो भाई अपने आप को खलीफा किसने घोषित कर लिया है? तो आप कहेंगे मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी जो थे उन्होंने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश के शासक थे, जिन्होंने 1316 से लेकर 1320 तक दिल्ली पर शासन किया, और वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, जबकि अन्य शासक खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, और उसने खलीफतुल्लाह अल्लाह का प्रतिनिधि की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। और उसके साथ सिक्कों पर भी इसको अंकित कराया था। उसने अपने सिक्कों पर खलीफा की उपाधि का उपयोग करके इस्लामी दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, और साथ ही खलीफा के अधिकार को चुनौती दी, खुद को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। तो भाई इतनी बातें हैं आपके किसके साथ? मुबारक शाह खिलजी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? देखिए, अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वे दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तान के दरबार से जुड़े रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की इनकी प्रमुख कृतियाँ लिखी गई है। जैसे कि अमीर खुसरो जो थे वो 1253 से लेकर 1325 तक एक भारतीय सूफी गायक, कवि, विद्वान और संगीतकार थे। उन्हें भारत का तोता यानी कि तूती ए हिंद भी कहा जाता था। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तूती ए हिंद किसे कहा जाता है, किस सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। कव्वाली के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके अलावा जो खिलजी थे यानी कि अमीर खुसरो जो थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अमीर खुसरो ने खमस ए निजामी, जिसे एक लैंग्वेज में बोले तो खमसा, सहित कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक थी। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? देखिए, स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का निर्माण किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो थे 1296 से लेकर 1316 तक रहे। इन्होंने खून और फौलाद की नीति को भी अपनाया था, और दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर, ठीक है, तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। उसने घोड़ों को दागने की प्रणाली को भी शुरू किया था और सैनिकों की एक सूची भी रखी थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैं बार बार क्वेश्चन को बताती रहती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ। तो आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के नाम सुनते ही बहुत सारे क्वेश्चन याद आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए किया जाता है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किस
किस द्रव का उपयोग, ठीक है, किस द्रव का उपयोग किया गया है, तो आपको बताना है क्या भाई, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सेल खड़ी, ठीक है। सेल खड़ी का उपयोग किया गया था मुद्राओं के निर्माण के लिए, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाते हैं या जानते हैं, और एक प्राचीन शहरी सभ्यता थी जो लगभग 3300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक फली फूली यानी कि आगे बढ़ी। और इस सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों बनाते थे, जिन्होंने मोहरे भी शामिल थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही मोहरे भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। देखिए मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो कौन सा है, तो आपको बताना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए भाई, अन्नागार, ठीक है। यानी कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्नागार है, या फिर इसे हम धान्यागार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। धान्यागार या अन्नागार दोनों नामों से जाना जाता है। 45.71 यानी 45.71, ठीक है, 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, काफ़ी बड़ा था। तो मोहनजोदड़ो में कई महत्वपूर्ण इमारतें थी, लेकिन अन्नागार सबसे बड़ा था। इसका उपयोग अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता था, और यह इमारत ईंटों से बनी थी और इसमें 27 कमरे थे टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता किसे माना गया है, तो आप लोगों को बताना है भाई, क्या हो जाएगा, दयाराम सैनी जी को, ठीक है। दयाराम सैनी जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम सैनी थे। उन्होंने 1921 में सिंधु घाटी में हड़प्पा स्थल की खुदाई का नेतृत्व किया और इसके बारे में खोजा, ठीक है। 1921 में दयाराम सैनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल की खुदाई की, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया था, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बता रहा है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रुपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए अकबर के द्वारा पूर्ण रुपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति की बात यहाँ पे कर रहा है, तो मुजफ्फर खां तुर्बती, ठीक है, तुर्बती, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। देखिए आपको एक बात बता दें, अकबर ने किसी को स्वयं नहीं मारा था, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी कहीं वहीं पे आ जाता है। मैंने भी देखा, एक दो टीचर्स ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ाए भी थे और बताया भी था, लेकिन यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है तो अकबर ने किसी को मारा तो नहीं, लेकिन हाँ किसी के थ्रू मतलब किसी को ऑर्डर दिया था कि मारो, लेकिन स्वयं किसी को नहीं मारा था, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी अभी तक कंफर्म नहीं हूँ सही एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए मैं किसी स्टूडेंट को ये बिल्कुल नहीं बताती कि इसने किया था या इसने मारा था, ठीक है। तो किसने स्वयं किसको मारा था भाई, किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग एकदम एग्जैक्ट कंफर्म करके ही मतलब लगाइएगा, क्योंकि बहुत ही डाउटेबल क्वेश्चन है ये, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वाजिरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया है। तो किसने किया है ये नए पद का गठन, तो आपको बताना है अकबर ने किया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया किरोड़ी शब्द का प्रयोग, ठीक है। तो किरोड़ी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखिए अकबर के शासनकाल में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था, और यह अधिकारी जो था वो राजस्व संग्रह का प्रबंधन का कार्य को देखता था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अकबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती थी, यहाँ पे ये बताना चाहती थी आपको कि भाई किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था, ठीक है। तो कौन सा अधिकारी के लिए, अकबर के लिए किया जाता था, राइट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त की नहीं है? देखिए, कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं है आपसे पूछा गया है, तो कौन भाई नहीं है, तो आपको बताना है कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बहादुर खां। ठीक है, बहादुर खां उज़्बेक जो थे वो वजीर के रूप में नियुक्त नहीं है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न यानी कि 9 रत्न थे जो उनके प्रमुख सलाहकार थे, और ये 9 रत्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते थे। जैसे कि किसी को वित्त आता था, किसी को सैन्य, किसी को कला, किसी को साहित्य। तो इनमें से कुछ प्रमुख 9 रत्न थे जो बीरबल, टोडरमल और अब्दुल रहीम खान, ठीक है, तो ये सारे थे। लेकिन अगर बात करें बहादुर खां उज़्बेक की तो ये नहीं थे, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? देखिए, अकबर ने किस किले का निर्माण नहीं करवाया था, तो देखिए आप सभी को बता दें, आगरा का किला अकबर के द्वारा ही हुआ है, लाहौर किला भी अकबर के द्वारा, इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा हुआ है। अगर हम इलाहाबाद के किले के बारे में बात करें, सभी लोग बहुत सारे स्टूडेंट प्रयागराज को जानते हैं, लेकिन प्रयागराज में जो किला है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं आपको आज डिटेल्स में बताऊंगी। जितने भी मेरे स्टूडेंट इलाहाबाद से हैं, मैं भी इलाहाबाद से हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इलाहाबाद से हैं और इलाहाबाद का किला को देखे हैं। आई होप कि जितने इलाहाबाद से होंगे इलाहाबाद के किले को जरूर देखे होंगे, और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी आज की इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर जो पूछा गया है कि किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, तो आपको बताना है ग्वालियर। तो ग्वालियर किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, तो किसने करवाया था, तो आपको बताना है राजा सूरज सेन ने। ठीक है, राजा सूरज सेन ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। उन्होंने ऋषि ग्वालियर के सम्मान में इस किले का निर्माण करवाया था, जिन्होंने उन्हें एक जानलेवा बीमारी से बचाया था, और उसके साथ साथ कई शासकों ने इस किले के विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया, जिनमें तोमर वंश के राजा मान सिंह तोमर भी शामिल थे। तो इस तरीके से कई लोग इसमें शामिल थे, लेकिन मेन जो आपसे पूछा जाए कि किसने इसका निर्माण करवाया था, तो वो बताना है राजा सूरज सेन ने। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे के बारे में, यानी कि आगरा किला, इलाहाबाद किला और लाहौर का किला की बात करते हैं। देखिए, इलाहाबाद के किले की बात करें तो इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में करवाया था। इलाहाबाद का किला, जिसे अब प्रयागराज का किला भी कहा जाता है, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे होंगे जो इलाहाबाद से नहीं भी होंगे, वो भी इस किले को जरूर देखे होंगे अगर प्रयागराज गए होंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने स्टूडेंट हमारे इलाहाबाद से है। इससे हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि इस वीडियो को कितने इलाहाबाद से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा का किला, आगरा के किले की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में ये स्थित है। इसे 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने बनवाना शुरू किया था, और बाद में जहांगीर और शाहजहां ने इसमें कई बदलाव भी किए हैं। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसे लाल किला भी कहा जाता है। उसके अलावा यह किला यमुना नदी के तट पर स्थित है और ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। अगर आप इस किले से ताजमहल को देखते हैं तो आपको आसानी से दिख जाता है, लेकिन उसका जो खूबसूरती नज़ारा है वो आपको सामने से ही देखने में पता चलेगा। यह किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं लाहौर का किला। लाहौर का किला की बात करें तो यह किला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर में स्थित है। यह किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कई महल, मस्जिद और अन्य इमारतें भी शामिल हैं। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में शुरू किया, और बाद में शाहजहां औरंगजेब ने इसे कई बदलाव किए। यह किला पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों किले के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो सबसे कम किसका था, तो आपको बताना है कि जहादर शाह का। ठीक है, जहादर शाह जो थे उनका सबसे कम था। वो कब से कब तक थे, तो आपको बताना है वो 1712 लेकर 1713 तक ही थे। ठीक है, यानी कि केवल 1 वर्ष ही थे। आगे बढ़ते हैं। ये औरंगजेब के उत्तराधिकारी में जहादर शाह का शासनकाल में सबसे कम था।
नेक्स्ट बात करते हैं टोपरा तथा मेरठ। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? आप सभी को पता है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था, लेकिन टोपरा तथा मेरठ से कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? देखिए, जो आपका अशोक का विशाल पत्थर स्तंभ है उसे सोने का स्तंभ कहा गया है, लेकिन किसने कहा है? तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक ने कहा है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ही कहा है कि सोने का स्तंभ है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल पत्थर के स्तंभों को सुनहरी मीनार या स्वर्ण स्तंभ भी कहा है। उसने इन स्तंभों को टोपरा, हरियाणा और मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित करवाया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा का व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया है? तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने शिक्षा में व्यावसायिक और पाठ्यक्रम भी लागू किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? देखिए, ब्राह्मणों पर जो जजिया टैक्स लगा है वो किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? उसमें दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों के समझ बेहतर हो सके। तो भाई किसने किया था? तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने इस उद्देश्य का एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर पाए। आगे बढ़ते हैं, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो धर्म ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किए थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने समांतर खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था? सिक्को लिखा है तो मैंने सिक्को ही पढ़ा, सिक्कों पर। ठीक है, सिक्कों पर अंकित करवाया था। तो आपसे पूछा जाए तो आप बताना तुगलक। ठीक है, तुगलक ने, यानी कि तुगलक राजवंश के सुल्तानों ने खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, निम्न में से किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा लेफ्टिनेंट घोषित किया? तो भाई खुद को खलीफा घोषित करने वाले सुल्तान को क्या नाम है? तो आपको बताना है क्या? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये रॉन्ग है या राइट, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन गलत दिया है तो फिरोज शाह तुगलक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिरोज शाह खिलजी होना चाहिए, सॉरी मुबारक शाह खिलजी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो भाई आदर्श सुल्तान की अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिरोज शाह तुगलक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कृतियां जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। तो भाई क्या लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। मतलब क्या लिखी गई थी? फतवा ए जहादारी और आशिका, तारीख ए फिरोज शाही और किरानो शरदान, या फिर तारीख ए फिरोज शाही और फातवा ए जहादारी। तो भाई ऑप्शन डी या कौन सा होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी। ठीक है, ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये तीनों किसके द्वारा लिखी गई थी। अब देखना ये है कि कितने स्टूडेंट हमारे कमेंट करके बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, सभी लोग इसका आंसर आप लोग देने वाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है? तो आपको बताना है तगर। ठीक है, तगड़ जोड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं,
वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का सिक्का दिया करता था? तो भाई सोने का सिक्का दिया करने वाले को हम फिरोज शाह तुगलक कहते हैं, जिन्होंने सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो भाई स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित करने वाले सल्तनत के शासक को हम क्या कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। ठीक है, किस में किया था? तो आपको बताना है उसरी भूमि से 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और आप सभी को इसका आंसर देना है। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी थी? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन छोड़ा जाता है हर बार, यानी कि 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उसी का है, और आप सभी को कमेंट इसलिए करने को बोला जाता है कि आप ये क्वेश्चन कभी भी भूलेंगे नहीं। लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े और आप सभी को कमेंट करके बताना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट इसका आंसर हमें जरूर बताएंगे।